मुंबई के सबसे आलीशान सिंघानिया मेंशन में दिवाली का जश्न अपने चरम पर था। हजारों दियों की रोशनी और गेंदे के फूलों की महक चारों ओर फैली थी। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे घर की बड़ी बहू अनन्या रसोई की तपती गर्मी में पसीने से तरबतर थी। पिछले 15 सालों से उसका यही जीवन था, एक नौकरानी से भी बदतर। उसने मेहमानों के लिए 50 तरह के पकवान तैयार किए थे। उसकी हथेलियां मसालों और मेहनत से फटी हुई थीं। तभी उसकी सास माया सिंघानिया रेशमी साड़ी और हीरों के हार में चमकती हुई रसोई में दाखिल हुई। उनके पीछे राजेश की सचिव और रखैल प्रिया भी थी। प्रिया ने जानबूझकर अपना वाइन का गिलास अनन्या के पैरों के पास गिरा दिया। लाल शराब अनन्या की पुरानी सूती साड़ी और फर्श पर फैल गई। ओह, देखो मेरी महंगी वाइन खराब हो गई, प्रिया ने मखौल उड़ाते हुए कहा। माया सिंघानिया ने अपनी आंखों में नफरत भर कर कहा, अनन्या, अभी के अभी घुटनों के बल बैठ और इसे साफ कर। मेहमान बाहर आ रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि किसी को तुम्हारी गंदगी दिखे। अनन्या की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने चुप्पी साधे रखी। जैसे ही वह घुटनों के बल बैठकर फर्श पोंछने लगी, उसका 12 साल का बेटा अर्जुन वहां आया। अनन्या को उम्मीद थी कि उसका बेटा उसे सहारा देगा, लेकिन जो हुआ उसने उसका दिल चीर दिया। अर्जुन ने अनन्या की कलाई से वह सोने की पुरानी चूड़ी झपट ली, जो उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। माँ, यह सस्ती चूड़ी पहनकर मेरे दोस्तों के सामने मत आना। मुझे शर्म आती है कि तुम मेरी माँ हो, अर्जुन ने कहा और वह चूड़ी पास जल रहे दियों के कुंड में फेंक दी। राजेश, उसका पति, दरवाजे पर खड़ा यह सब देख रहा था और उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। उसने अपनी पत्नी को बचाने के लिए एक शब्द भी नहीं कहा। उस रात पटाखों के शोर में अनन्या की सिसकियां दब गईं, लेकिन उसके भीतर प्रतिशोध की एक ऐसी ज्वाला जल उठी जो पूरे सिंघानिया साम्राज्य को राख करने वाली थी। सिंघानिया मेंशन की चकाचौंध के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर सन्नाटा पसरा था। यहाँ हवा में दवाइयों की तीखी गंध और मौत की खामोश आहट थी। दादाजी ओमकार सिंघानिया अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। पूरे परिवार में केवल अनन्या ही थी जिसने पिछले 15 वर्षों से उनकी सेवा की थी। उसने उनके घावों को साफ किया था और उनकी कड़वी दवाइयों को अपने हाथों से पिलाया था। जैसे ही दिवाली के पटाखों का शोर कम हुआ, ओमकार जी ने कांपते हाथों से अनन्या का हाथ थामा। उनकी आंखों में पछतावा और गहरा राज छिपा था। उन्होंने अपने तकिए के नीचे से एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली डायरी निकाली। यह डायरी संस्कृत के श्लोकों और रहस्यमयी नक्शों से भरी थी। ओमकार जी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, अनन्या मेरी बच्ची, इस घर के वैभव पर मत जाना। यह साम्राज्य खून और धोखे की नींव पर खड़ा है। माया ने मुझे तिल तिल कर मारा है। यह डायरी ही अब तुम्हारा कवच है। वायनाड की उस बंजर जमीन पर जाना जिसे सब श्रापित कहते हैं। वहां मौत नहीं, जीवन का सबसे बड़ा खजाना छिपा है। जैसे ही उन्होंने अपना आखिरी शब्द पूरा किया, उनकी पकड़ ढीली हो गई। ओमकार सिंघानिया इस दुनिया से चले गए, लेकिन अनन्या के पास शोक मनाने का समय भी नहीं था। कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुला और राजेश सिंघानिया अपनी मां माया के साथ अंदर दाखिल हुआ। राजेश के हाथ में दादाजी की मृत्यु का दुख नहीं, बल्कि वकीलों द्वारा तैयार किए गए कागजात थे। उसने वे कागज अनन्या के चेहरे पर दे मारे। पिताजी चले गए और अब तुम्हारा यहाँ कोई स्थान नहीं है। यह लो तलाक के कागज। इस पर दस्तखत करो और इसी वक्त इस घर से बाहर निकल जाओ। अनन्या ने कांपते हाथों से उन कागजों को देखा। उसमें लिखा था कि उसे गुजारे भत्ते के नाम पर 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। माया सिंघानिया ने अट्टहास करते हुए कहा,
हमने तुम्हें वायनाड की वह पहाड़ी जमीन दे दी है जहां जहरीली गैसें निकलती हैं और घास का एक तिनका भी नहीं उगता। जाओ और अपनी बाकी की जिंदगी उसी बंजर जमीन को चाटते हुए बिताओ। तुम जैसी नीच औरत के लिए वही कब्र सही है। अनन्या ने राजेश की आंखों में देखा जिसे उसने अपना सर्वस्व माना था, लेकिन वहां केवल घृणा थी। तभी प्रिया ने कमरे में आकर अनन्या का पुराना संदूक लात मारकर बाहर फेंक दिया। अनन्या ने चुपचाप अपनी मां की जली हुई चूड़ी का एक टुकड़ा और वह पुरानी डायरी अपने सीने से लगा ली। जब वह सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, उसका बेटा अर्जुन सीढ़ियों पर खड़ा था। अनन्या ने आखिरी बार उसकी ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन अर्जुन ने पीछे हटते हुए कहा, मुझसे दूर रहो। दादी ने कहा है कि तुम एक अपशगुनी औरत हो। अब हम इस घर में प्रिया आंटी के साथ रहेंगे। तुम वापस कभी मत आना। अनन्या ने अपने आंसू पोंछ लिए। उसकी आंखों में अब वह भोली बहू नहीं थी, बल्कि एक घायल शेरनी की चमक थी। उसने बिना पीछे मुड़े हवेली का बड़ा दरवाजा पार किया। पीछे माया सिंघानिया और राजेश की हंसी गूंज रही थी। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने एक कूड़े को बाहर फेंका है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उन्होंने अपने साम्राज्य की तबाही का बीज बो दिया है। अनन्या ने मन ही मन शपथ ली, आज से अनन्या मर गई। अब जो लौटेगी वह तुम्हारी काल होगी। तुमने मुझे जहर उगलने वाली जमीन दी है, मैं उसी जहर से तुम्हारे लिए मौत का प्याला तैयार करूंगी। आधी रात को भारी बारिश के बीच अनन्या वायनाड जाने वाली बस में बैठ गई। उसके पास न पैसा था न सहारा, लेकिन उसके हाथ में वह डायरी थी जो एक साधारण औरत को एक महारानी बनाने वाली थी। रात के अंधेरे में केरल की घुमावदार पहाड़ियों को चीरती हुई बस जब वायनाड के सुदूर कोने में रुकी तो बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। अनन्या बस से उतरी और कीचड़ से भरी पगडंडी पर चलने लगी। उसके हाथ में केवल एक पुराना संदूक और दादाजी की वह रहस्यमयी डायरी थी। दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी, बस घने जंगलों की डरावनी आवाजें और जंगली जानवरों की गुर्राहट सुनाई दे रही थी। जब वह उस जमीन के टुकड़े पर पहुंची जिसे राजेश और माया ने उसे तोहफे में दिया था, तो उसकी रूह कांप गई। वह एक बंजर पहाड़ी थी जिसे स्थानीय लोग मौत की घाटी कहते थे। यहाँ की मिट्टी का रंग अजीब सा काला और पीला था और हवा में गंधक जैसी तीखी गंध थी। जमीन पर एक भी हरा पत्ता नहीं था, बस पत्थर और सूखी झाड़ियां थीं। वहां एक पुरानी टूटी हुई लकड़ी की झोपड़ी थी जिसकी छत का आधा हिस्सा गिर चुका था। अनन्या झोपड़ी के भीतर गई और ठंडी मीन पर बैठ गई। भूख और थकान से उसका शरीर टूट रहा था। उसने अपने संदूक से एक माचिस निकाली और कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाने की कोशिश की। आग की हल्की रोशनी में उसने अपनी फटी हुई हथेलियों को देखा। शहर के आलीशान बंगले में रहने वाली अनन्या अब एक बेघर औरत थी। लेकिन जैसे ही उसे अपने बेटे अर्जुन का वह तमाचा और राजेश की वह क्रूर हंसी याद आई, उसके भीतर की आग जंगल की आग से भी तेज जलने लगी। अगले दिन सुबह जब वह पानी की तलाश में नीचे की ओर उतरी तो उसकी मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से हुई। उसका नाम कवि था। कवि के शरीर पर कई पुराने घाव थे और उसकी एक आंख पत्थर जैसी थी। वह इस इलाके का पुराना हकीम था जिसे सिंघानिया परिवार ने सालों पहले जमीन हड़पने के चक्कर में बर्बाद कर दिया था। कवि ने अनन्या को गौर से देखा और कर्कश आवाज में कहा, यहाँ क्यों आई हो बेटी? यह जमीन श्रापित है। यहाँ की मिट्टी जहर उगलती है। जो यहाँ आता है वह जिंदा वापस नहीं जाता। सिंघानिया खानदान ने तुम्हें यहाँ मरने के लिए भेजा है। अनन्या ने बिना डरे उसकी आंखों में झांका और कहा, मुझे मरने का डर नहीं है बाबा। मैं तो पहले ही मर चुकी हूं।
अब जो यहाँ खड़ी है वह प्रतिशोध की एक रूह है। मुझे बताइए दादाजी, ओमकार ने इस बंजर जमीन को खजाना क्यों कहा था? कवि के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आई। उसने अनन्या के हाथ में वह पुरानी डायरी देखी। तो तुम ओमकार की बहू हो? वह अकेला इंसान था जिसने मेरे साथ न्याय करने की कोशिश की थी। सुनो, यह जमीन जहरीली नहीं है। इस मिट्टी में दुर्लभ खनिज और गंधक की मात्रा इतनी अधिक है कि साधारण पौधे यहाँ नहीं उग सकते। लेकिन यहाँ एक ऐसी चीज उगती है जो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकती, नागा संजीवनी। अनन्या ने चौंककर डायरी खोली। उसमें नागा संजीवनी के बारे में विस्तार से लिखा था। यह एक ऐसा औषधीय पौधा था जो केवल अत्यधिक खनिज वाली मिट्टी और तेज बारिश के बीच उगता था। इसकी एक जड़ की कीमत करोड़ों में थी क्योंकि यह कैंसर और असाध्य रोगों को जड़ से मिटाने की क्षमता रखती थी। लेकिन इसे पाना आसान नहीं था। कवि ने चेतावनी दी, वह पौधा ऊंची पहाड़ियों के बीच छिपी नागा गुफा में मिलता है, जहां जहरीले सांपों का बसेरा है। वहां जाने का मतलब है मौत को दावत देना। अनन्या ने अपना संदूक खोला और उसमें से अपनी मां की टूटी हुई चूड़ी का वह टुकड़ा निकाला। उसने उसे कसकर अपनी मुट्ठी में भींच लिया, जिससे उसकी हथेली से खून निकलने लगा। बाबा, मौत तो उन लोगों के लिए है जिन्होंने मेरा सब कुछ छीना है। मैं उस गुफा में जाऊंगी। अगर यह मिट्टी जहर उगलती है तो मैं उसी जहर को अपनी ताकत बनाऊंगी। उस रात अनन्या ने झोपड़ी के कोने में बैठकर डायरी के पन्नों को गौर से पढ़ना शुरू किया। उसे समझ आया कि दादाजी ने जानबूझकर माया और राजेश के सामने इस जमीन को बंजर बताया था ताकि वे कभी इसकी असलियत न जान सकें। उन्होंने यह खजाना केवल अनन्या के लिए सुरक्षित रखा था। अगले कुछ हफ्तों तक अनन्या ने सोलो कैंप की तरह जीवन बिताया। वह जंगल से कंदमूल इकट्ठा करती, पत्थरों को रगड़कर आग जलाती और बांस के बर्तनों में खाना पकाती। उसने धीरे धीरे जंगल के रास्तों को समझना शुरू किया। कवि ने उसे सांपों के जहर से बचने और जड़ी बूटियों की पहचान करने की शिक्षा दी। अनन्या का कोमल शरीर अब सख्त होने लगा था। उसकी आंखों की नमी सूख चुकी थी और उनकी जगह एक ठंडी, जानलेवा स्थिरता ले चुकी थी। एक रात भारी गर्जना के साथ बिजली कड़की और अनन्या ने पहाड़ी की चोटी पर एक नीली रोशनी देखी। वह समझ गई कि नागा संजीवनी के खिलने का समय आ गया है। वह एक हाथ में जलती हुई मशाल और दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी लेकर अकेले ही उस खौफनाक चोटी की ओर निकल पड़ी। उसे पता था कि अगर वह आज सफल हो गई तो वह सिर्फ एक औरत नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे शक्तिशाली जड़ी बूटी की मालकिन बन जाएगी। पहाड़ी की चोटी पर बिजली कड़क रही थी और बारिश की बूंदें अनन्या के चेहरे पर चाबुक की तरह लग रही थीं। वह अपनी मशाल को बुझने से बचाने के लिए उसे अपने आंचल से ढके हुए थी। कवि की दी हुई चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी कि ना गुफा केवल पूर्णिमा की रात को अपना मुख खोलती है जब गंधक का धुआं कम होता है। जैसे ही वह गुफा के मुहाने पर पहुंची, उसे एक अजीब सी नीली रोशनी दिखाई दी जो पत्थरों के बीच से छनकर आ रही थी। गुफा के भीतर का तापमान बाहर की तुलना में बहुत अधिक था। वहां की दीवारों से गर्म पानी रिस रहा था और हवा में एक ऐसी सुगंध थी जो नशीली और भारी थी। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ी, उसे फुफकारने की आवाजें सुनाई देने लगीं। मशाल की रोशनी में उसने देखा कि गुफा की छत और फर्श पर सैकड़ों काले नाग लिपटे हुए थे। वे साधारण सांप नहीं थे, बल्कि इस गुफा के रक्षक थे जो सदियों से इस दुर्लभ जड़ी बूटी की रक्षा कर रहे थे। अनन्या के हाथ कांप रहे थे, लेकिन तभी उसे अपने बेटे अर्जुन का वह चेहरा याद आया जब उसने उसे अपशकुनी कहा था। उसने अपनी मुट्ठी भींची और कवि द्वारा दिए गए विशेष लेप को अपने शरीर पर रगड़ लिया।
यह लेप दुर्लभ जड़ी बूटियों और गंधक से बना था जो सांपों को दूर रखने की शक्ति रखता था। वह रेंगते हुए उन सांपों के बीच से गुजरी, उसकी हर सांस मौत के करीब थी। अंत में गुफा के सबसे गहरे कोने में एक ऊंचे पत्थर की दरार से वह जादुई पौधा बाहर निकला हुआ था। नागा संजीवनी। इसके पत्ते चांदी की तरह चमक रहे थे और इसकी जड़ें जमीन के भीतर गहरे लाल रंग की थीं। जैसे ही अनन्या ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, एक विशाल नाग पत्थर के पीछे से निकलकर सामने आ गया। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह लाल थीं। अनन्या ने भागने की कोशिश नहीं की। उसने अपनी मशाल को नीचे रखा और दादाजी की डायरी में लिखे उस विशेष मंत्र का उच्चारण किया जिसे ओंकार जी ने प्रकृति का समझौता कहा था। अजीब बात थी कि वह विशाल नाग शांत हो गया और धीरे से पीछे हट गया। अनन्या ने अपनी कुल्हाड़ी से बहुत सावधानी से उस जड़ को खोदा। जैसे ही जड़ जमीन से बाहर आई, पूरी गुफा एक तेज रोशनी से भर गई। अनन्या ने उस अनमोल जड़ को रेशमी कपड़े में लपेटा और अपनी छाती से लगा लिया। वह समझ गई कि अब वह दुनिया की सबसे अमीर महिला बनने की राह पर थी। जब वह सुबह गुफा से बाहर निकली तो सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ रही थीं। कवि वहां उसका इंतजार कर रहा था। अनन्या के कपड़े फटे हुए थे और उसका शरीर खरोंचों से भरा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी विजय की चमक थी जिसने कवि को भी झुका दिया। कवि ने फुसफुसाते हुए कहा, तुमने कर दिखाया बेटी। तुमने प्रकृति के सबसे खतरनाक राज को जीत लिया है। अब तुम्हारे पास वह शक्ति है जो मृत प्राय इंसान को भी जिंदा कर सकती है और बड़े से बड़े साम्राज्य को झुका सकती है। अनन्या ने उस जड़ को देखते हुए कहा, बाबा, यह सिर्फ एक दवाई नहीं है। यह मेरे प्रतिशोध का पहला हथियार है। अब मुझे इसे दुनिया के सामने ले जाना है, लेकिन अनन्या के नाम से नहीं। दुनिया को एक ऐसी रहस्यमय रानी की जरूरत है जिसे कोई छू न सके। अगले 6 महीनों तक अनन्या ने पहाड़ों में ही एक छोटी सी प्रयोगशाला बनाई। उसने नागा संजीवनी के सत्व को निकालने और उसे एक शक्तिशाली सीरम में बदलने की कला सीखी। उसने अपने रंगरूप को पूरी तरह बदल लिया। धूप में जलने के कारण उसकी त्वचा का रंग गहरा हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में अब एक ऐसी बुद्धिमानी और क्रूरता थी जो पहले कभी नहीं थी। उधर मुंबई में सिंघानिया परिवार की हालत बिगड़ने लगी थी। राजेश और माया ने जिस नकली दवा के कारोबार में निवेश किया था, वह सरकार की जांच के घेरे में आ गया था। उन्हें एक ऐसे चमत्कार की तलाश थी जो उनके डूबते जहाज को बचा सके। उन्हें खबर मिली कि वायनाड के जंगलों से एक ऐसी औषधि निकली है जो कैंसर के अंतिम चरण के मरीजों को भी ठीक कर रही है। अन ने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया था। उसने एक बड़े विदेशी निवेश बैंक के माध्यम से अपनी कंपनी नागा ऑर्गेनिक्स का पंजीकरण कराया। उसने अपना नाम बदलकर मैडम ए रख लिया। उसने जानबूझकर अपनी पहचान को गुप्त रखा और केवल उन लोगों से संपर्क किया जो सिंघानिया परिवार के दुश्मन थे। एक दिन राजेश सिंघानिया के दफ्तर में एक गुमनाम पार्सल पहुंचा। उसमें ना संजीवनी की एक छोटी सी शीशी और एक नोट था, अगर तुम अपने पिता के साम्राज्य को बचाना चाहते हो तो उस औरत को खोजो जिसे तुमने मरने के लिए छोड़ दिया था। राजेश का हाथ कांपने लगा। उसने सोचा कि अनन्या तो अब तक मर चुकी होगी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिस औरत को उसने धूल समझा था, वह अब एक ऐसा पहाड़ बन चुकी थी जो उसे कुचलने के लिए तैयार था। राजेश सिंघानिया के आलीशान दफ्तर में सन्नाटा था। उसके सामने मेज पर वही रहस्यमयी नीली शीशी रखी थी जिसने मुंबई के चिकित्सा जगत में तहलका मचा दिया था। उसके जासूसों ने खबर दी थी कि नागा ऑर्गेनिक्स नाम की एक नई कंपनी ने वायनाड के जंगलों से ऐसी औषधि निकाली है जो मरते हुए इंसान को भी खड़ा कर सकती है।
राजेश को यह नहीं पता था कि इस कंपनी की मालिक वही औरत है जिसे उसने 3 साल पहले एक फटी हुई साड़ी में घर से निकाला था। अनन्या ने अपना रूप पूरी तरह बदल लिया था। अब वह मैडम ए के नाम से जानी जाती थी। उसने दक्षिण भारतीय सिल्क की गहरे रंग की साड़ियां पहनना शुरू किया, अपनी आंखों में गहरा काजल लगाया और चेहरे पर एक महीन रेशमी नकाब डालना शुरू किया, जिससे केवल उसकी तीखी और ठंडी आंखें दिखाई देती थीं। उसने अपनी आवाज को भी एक विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से भारी और आधिकारिक बना लिया था। राजेश ने नागा ऑर्गेनिक्स के साथ एक गुप्त बैठक तय की। वह अपनी डूबती हुई कंपनी सिंघानिया फार्मा को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। बैठक मुंबई के एक शांत और महंगे होटल के पेंट हाउस में रखी गई। राजेश अपने अंगरक्षकों और अपनी सचिव प्रिया के साथ वहां पहुंचा। प्रिया अब राजेश की पत्नी बनने का सपना देख रही थी और उसने अनन्या के गहने और साड़ियां हथिया ली थीं। जैसे ही अनन्या कमरे में दाखिल हुई, कमरे का तापमान जैसे गिर गया। उसके चलने की आहट में एक अजीब सी ताकत थी। राजेश उसे पहचान नहीं पाया। उसके लिए अनन्या एक अनपढ़ और सीधी सादी घरेलू औरत थी, जबकि उसके सामने खड़ी महिला आत्मविश्वास और रहस्य का साक्षात रूप थी। अनन्या ने एक भारी आवाज में कहा, मिस्टर सिंघानिया, समय कीमती है। मैंने सुना है कि आपकी कंपनी दिवालिया होने की कगार पर है और आप मेरी औषधि का फॉर्मूला खरीदना चाहते हैं। राजेश ने हकलाते हुए कहा, मैडम, हम व्यापारिक साझेदारी चाहते हैं। हमारी वितरण प्रणाली दुनिया भर में है। अगर आप हमें यह फॉर्मूला देती हैं, तो हम आपको मुंह मांगी कीमत देंगे। अनन्या नकाब के पीछे मुस्कुराई। उसने मेज पर एक फाइल रखी। कीमत पैसा नहीं है, मिस्टर सिंघानिया। मुझे आपकी कंपनी के 50% शेयर चाहिए और वह जमीन भी जो वायनाड में आपके पास है। सुना है वह बंजर है, लेकिन मुझे वह पसंद है। प्रिया ने बीच में टोकते हुए कहा, वह जमीन तो हमारी एक पुरानी नौकरानी को दे दी गई थी। वह अब हमारे पास नहीं है। अनन्या की आंखों में एक क्षण के लिए बिजली कौंधी। नौकरानी? मिस्टर सिंघानिया, क्या आप अपनी पत्नी को नौकरानी कहते हैं? खैर, मुझे परवाह नहीं है। अगर आपको वह जमीन वापस चाहिए, तो उसे उस औरत से छीन लीजिए जिसे आपने वहां भेजा था। जब तक वह जमीन मेरे नाम नहीं होती, कोई सौदा नहीं होगा। राजेश घबरा गया। उसे लगा कि अनन्या मर चुकी होगी। उसने तुरंत अपने आदमियों को वायना भेजा ताकि वे अनन्या का पता लगा सकें और जमीन के कागजात पर उसके अंगूठे का निशान ले सकें। उसे लगा कि वह एक कमजोर औरत को डरा धमकाकर काम निकलवा लेगा। लेकिन वायनाड में अनन्या के वफादार लोग तैयार थे। जब राजेश के गुंडे वहां पहुंचे, तो उन्हें अनन्या नहीं मिली, बल्कि उन्हें जंगल के दलदलों और जहरीले सांपों का सामना करना पड़ा। कवि और उसके कबीले के लोगों ने उन गुंडों को इस कदर डराया कि वे अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। इधर अनन्या ने अपना अगला चाल चला। उसने चुपके से सिंघानिया फार्मा के उन निवेशकों से संपर्क किया जो राजेश के भ्रष्टाचार से तंग आ चुके थे। उसने उन्हें अपनी औषधि की शक्ति दिखाई और उन्हें विश्वास दिलाया कि भविष्य नागा ऑर्गेनिक्स के पास है। धीरे धीरे सिंघान साम्राज्य की नींद खोखली होने लगी। एक रात अनन्या अकेले उस होटल के कमरे में बैठी थी जहां से वह शहर की रोशनी देख सकती थी। उसने अपनी मां की वह टूटी हुई चूड़ी निकाली। उसे याद आया कि कैसे उसके बेटे अर्जुन ने उसे आग में फेंक दिया था। उसने फोन उठाया और अपने वकील को निर्देश दिया, सिंघानिया मेंशन की नीलामी की तैयारी करो। मुझे वह घर चाहिए, लेकिन राजेश को पता नहीं चलना चाहिए कि खरीदार कौन है। अगले दिन राजेश को एक कानूनी नोटिस मिला।
उसे पता चला कि उसके पिता ओमकार सिंघानिया ने अपनी वसीयत में एक गुप्त खंड जोड़ा था। उस खंड के अनुसार यदि राजेश अपनी पत्नी को छोड़ देता है तो पारिवारिक हवेली का स्वामित्व ट्रस्ट के पास चला जाएगा और उस ट्रस्ट की मुख्य संरक्षक कोई और नहीं बल्कि मैडम ए थी। राजेश पागल हो उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक अदृश्य दुश्मन उसे चारों तरफ से कैसे घेर रहा है। उसने माया सिंघानिया को बताया, माँ, कोई हमें बर्बाद कर रहा है। वह औरत मैडम ए, वह सब कुछ छीन रही है। माया सिंघानिया ने ठंडे स्वर में कहा, डर मत राजेश, हम उस औरत को ढूंढेंगे जिसे तूने वायनाड भेजा था। उसे यहाँ ला और उसे मजबूर कर कि वह दुनिया के सामने कहे कि तूने उसे नहीं निकाला था। अगर वह गवाही देगी तो हम बच जाएंगे। उन्हें अभी भी लग रहा था कि वे अनन्या को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि मोहरा अब वजीर बन चुका था और उनकी मौत तय थी। राजेश और माया सिंघानिया की रातों की नींद उड़ चुकी थी। सिंघानिया फार्मा के शेयर मिट्टी में मिल रहे थे और लेनदार रोज उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। मैडम ए ने उन्हें एक ही रास्ता दिया था, वायनाड की वह बंजर जमीन वापस लाओ। उन्हें अभी भी लग रहा था कि अनन्या वहां किसी कोने में भूख से तड़प रही होगी या मर चुकी होगी। राजेश ने अपनी काली मर्सिडीज निकाली और अपनी मां माया के साथ उसी रास्ते पर निकल पड़ा जहां 3 साल पहले उसने अपनी पत्नी को एक फटे हुए संदूक के साथ छोड़ दिया था। धूल भरी पगडंडियों और घने जंगलों को पार करते हुए जब वे उस पहाड़ी के पास पहुंचे तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वहां अब कोई टूटी हुई झोपड़ी नहीं थी। वहां एक विशाल और आधुनिक कांच की इमारत खड़ी थी, नागा ऑर्गेनिक्स का शोध केंद्र। चारों ओर सुरक्षा गार्ड थे और हेलीपैड पर एक निजी हेलीकॉप्टर खड़ा था। माया सिंघानिया ने गुस्से में कहा, राजेश, यह क्या है? उस भिखारिन की जमीन पर यह महल किसने खड़ा किया? जरूर किसी ने हमारी जमीन हड़प ली है। जैसे ही वे मुख्य द्वार पर पहुंचे उन्हें सुरक्षा गार्डों ने रोक दिया। राजेश ने चिल्लाकर कहा, मैं राजेश सिंघानिया हूं, इस जमीन का मालिक। मुझे अपनी पूर्व पत्नी अनन्या से मिलना है जो यहां रहती थी। तभी भीड़ में से बूढ़ा कवि बाहर आया। उसकी एक आंख की चमक और भी डरावनी लग रही थी। उसने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, मालिक, तुम उस धूल के भी मालिक नहीं हो जो तुम्हारे जूतों पर लगी है। यहां कोई अनन्या नहीं रहती। यहां केवल मैडम ए का साम्राज्य है। राजेश ने कवि का कॉलर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी एक ठंडी और भारी आवाज गूंजी, छोड़ दो उसे, मिस्टर सिंघानिया। मेरे मेहमानों को तमीज सिखाने की जरूरत है। राजेश और माया चौंक कर मुड़े। सीढ़ियों से एक महिला नीचे उतर रही थी। उसने गहरे बैंगनी रंग की रेशमी साड़ी पहनी थी और उसके चेहरे पर वही महीन रेशमी नकाब था। उसके पीछे 10 अंगरक्षक चल रहे थे। राजेश ने हकलाते हुए कहा, मैडम ए, आप यहां? इसका मतलब आप ही ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है। हमें अनन्या चाहिए। वही इस जमीन की कानूनी मालकन है। अनन्या नकाब के पीछे से जोर से हंसी। उसकी हंसी पहाड़ियों में गूंज उठी। मालकिन, जिसे आपने कचरा समझकर यहां मरने के लिए फेंका था, उसे आज आप मालकिन कह रहे हैं। दुख की बात है मिस्टर सिंघानिया, अनन्या अब इस दुनिया में नहीं है। माया सिंघानिया के चेहरे पर एक क्षण के लिए राहत की लहर दौड़ी, लेकिन फिर वह घबरा गई। अगर वह मर गई तो जमीन के कागजात कहाँ हैं? हमें वे कागज चाहिए वरना हमारा साम्राज्य डूब जाएगा। अनन्या ने इशारा किया और एक गार्ड ने एक चांदी की थाली में कुछ कागजात और एक पुरानी जली हुई चूड़ी का टुकड़ा रखा। अनन्या मर गई,
लेकिन उसकी आत्मा आज भी यहाँ है। उसने मरने से पहले यह जमीन और अपनी वसीयत नागा ऑर्गेनिक्स को दान कर दी थी। अब इस मिट्टी का एक कतरा भी आपका नहीं है। राजेश घुटनों के बल बैठ गया। मैडम, मैं आपसे भीख मांगता हूं। मेरी कंपनी बचा लीजिए। मुझे वह फॉर्मूला दे दीजिए। मैं आपको आधा साम्राज्य दे दूंगा। अनन्या उसके पास गई और झुककर उसके कान में फुसफुसाया, आधा नहीं राजेश, मुझे पूरा सिंघानिया साम्राज्य चाहिए। और वह भी तब जब तुम सड़क पर बैठकर भीख मांगोगे। याद है तुमने क्या कहा था? कि मैं जहरीली मिट्टी चाटते हुए मरूंगी। देखो, आज तुम उसी मिट्टी की एक गूंज के लिए मेरे पैरों में गिर रहे हो। माया सिंघानिया ने चिल्लाकर कहा, तुम कौन हो? तुम हमारी इतनी दुश्मन क्यों हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अनन्या ने धीरे से अपने चेहरे से वह रेशमी नकाब हटाया। सन्नाटा छा गया। हवा जैसे रुक गई। माया सिंघान की आंखें फटने को हो गईं। राजेश के मुंह से शब्द नहीं निकले। उनके सामने वही अनन्या खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में वह ममता नहीं थी जो कभी उनके पैरों की धूल साफ करती थी। वहां केवल धधकती हुई प्रतिशोध की ज्वाला थी। अनन्या, राजेश की आवाज कांप रही थी। अनन्या तो उस दिन मर गई थी जब तुमने उसे घर से निकाला था, उसने शांत स्वर में कहा। मैं मैडम ए हूं। वही औरत जिसे तुमने बंजर समझा था, आज वही तुम्हारे पतन का कारण है। उसने कागजात उठाए और उनके चेहरों पर दे मारे। ये रहे तुम्हारे जमीन के दावे। अब यहां से निकल जाओ। अगले 24 घंटों में सिंघानिया मिशन नीलाम होने वाला है। और उसका खरीदार कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। मैं उसी घर में वापस आऊंगी, लेकिन बहू बनकर नहीं, उसकी मालकिन बनकर। सुरक्षा गार्डों ने उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। राजेश और माया धूल में गिर पड़े। जिस मर्सिडीज में वे शान से आए थे, उसका टायर पंचर हो चुका था। उन्हें पैदल ही उस जहरीली मिट्टी पर चलकर वापस जाना पड़ा। अनन्या ने पहाड़ी की चोटी से उन्हें जाते हुए देखा। उसने अपनी कलाई पर बंधी अपनी मां की असली सोने की चूड़ी को छुआ, जो उसने अपनी पहली कमाई से बनवाई थी। अभी तो शुरुआत है राजेश। अभी तो तुम्हें उस बेटे का दर्द सहना है जिसके मन में तुमने मेरे लिए जहर भरा था। मुंबई की सुबह सिंघानिया परिवार के लिए कयामत की खबर लेकर आई। शहर के सभी प्रमुख अखबारों के पहले पन्ने पर एक ही विज्ञापन था, सिंघानिया मिशन की सार्वजनिक नीलामी। राजेश सिंघानिया ने रात भर शराब पी थी और वह फर्श पर पड़ा हुआ था। माया सिंघानिया वकीलों को फोन कर रही थी, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए तैयार नहीं था। नागा ऑर्गेनिक्स ने उनके सभी बैंक खातों को फ्रीज करवा दिया था। दोपहर के 12 बज रहे थे जब नीलामी शुरू हुई। सिंघानिया मेंशन के आलीशान हॉल में, जहां कभी अनन्या ने घुटनों के बल बैठकर फर्श साफ किया था, अब शहर के सबसे अमीर लोग और बैंक के अधिकारी जमा थे। राजेश और माया एक कोने में खड़े थे, अपमान से उनके चेहरे काले पड़ चुके थे। तभी गेट पर एक काला लिम्बोर्गिनी काफिला रुका। अंगरक्षकों की एक लंबी कतार बनी और उनके बीच से अनन्या बाहर निकली। उसने गहरे लाल रंग की बनारसी साड़ी पहनी थी और उसके माथे पर एक बड़ी लाल बिंदी थी। उसकी चाल में वही राजसी ठाठ था जो कभी इस घर के मालिक ओम सिंघानिया में था। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुई, हॉल में सन्नाटा छा गया। नीलामी अधिकारी ने चिल्लाकर कहा, सिंघानिया मिशन की आरक्षित कीमत 200 करोड़ रुपए है। कोई बोली। एक बिल्डर ने कहा 210 करोड़। दूसरे ने कहा 250 करोड़। अनन्या ने बिना किसी भाव के अपना हाथ उठाया और शांत आवाज में कहा 500 करोड़। हॉल में फुसफुसाहट शुरू हो गई।
राजेश सिंघानिया की आंखें फट गईं। 500 करोड़ वह राशि थी जो उसके पूरे साम्राज्य की कर्ज से दोगुनी थी। कोई भी उस बोली के ऊपर जाने की हिम्मत नहीं कर सका। 1, 2 और 3। सिंघानिया मेंशन अब नागा ऑर्गेनिक्स की मालकिन मैडम अनन्या का है, अधिकारी ने हथौड़ा मारा। माया सिंघानिया चिल्लाती हुई अनन्या की ओर दौड़ी, तुम यह कैसे कर सकती हो? यह मेरा घर है। मैंने 30 साल यहां राज किया है। अनन्या ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और ठंडे स्वर में कहा, 30 साल राज नहीं, 30 साल आपने एक निर्दोष औरत का खून चूसा है। अब इस घर की मालकिन मैं हूं और आप मेरी अवैध किराएदार। तभी सीढ़ियों से एक 15 साल का लड़का दौड़ता हुआ नीचे आया। वह अर्जुन था। उसे पता चल चुका था कि उनकी हवेली बिक गई है। उसने अनन्या को देखा और नफरत से चिल्लाया, तुम फिर यहां आ गई। तुम एक अपशगुनी नौकरानी हो। निकल जाओ मेरे घर से। अर्जुन ने पास रखे एक फूलदान को उठाया और अनन्या की ओर फेंकने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, अनन्या के अंगरक्षकों ने उसे पकड़ लिया। अनन्या ने हाथ उठाकर अंगरक्षकों को पीछे हटने का इशारा किया। वह धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ी। अर्जुन के चेहरे पर वही अहंकार था जो माया सिंघानिया ने उसमें भरा था। अनन्या ने अचानक एक जोरदार तमाचा अर्जुन के गाल पर जड़ा। पूरे हॉल में उस थप्पड़ की गूंज सुनाई दी। अर्जुन नीचे गिर गया। राजेश और माया चिल्ला उठे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को छूने की? अनन्या ने झुककर अर्जुन की आंखों में देखा। उसकी आवाज में दर्द और सख्ती का मिश्रण था। यह तमाचा उस मां का है जिसकी चूड़ी तुमने आग में फेंकी थी। यह तमाचा उस बेटे के लिए है जिसने अपनी मां को मरते हुए देखने के लिए छोड़ दिया था। उसने अर्जुन की कमीज का कॉलर पकड़ा और उसे आईने के सामने खड़ा कर दिया। देखो अपने आप को। तुम सिंघानिया नहीं हो। तुम सिर्फ एक बिगड़ैल लड़के हो जिसका घमंड आज इस आईने की तरह टूट चुका है। अगर तुम अपनी मां की इज्जत नहीं कर सके तो तुम इस दुनिया में किसी की इज्जत के लायक नहीं हो। अनन्या ने मुड़कर राजेश की ओर देखा। कल सुबह तक यह घर खाली हो जाना चाहिए। और हाँ राजेश, तुम्हारी सचिव प्रिया पहले ही कंपनी का बचा हुआ कैश लेकर दुबई भाग चुकी है। उसने तुम्हें धोखा दिया, ठीक वैसे ही जैसे तुमने मुझे दिया था। राजेश का चेहरा पीला पड़ गया। उसे अब एहसास हुआ कि उसने क्या खोया है। जिस प्रिया के लिए उसने अपना घर उजाड़ा, वही उसे सड़क पर छोड़कर चली गई थी। माया सिंघानिया घुटनों के बल बैठ गई और अनन्या के पैर पकड़ने लगी। अनन्या, हमें माफ कर दो। हमें सड़क पर मत निकालो। अर्जुन का क्या होगा? अनन्या ने अपने पैर पीछे खींच लिए। अर्जुन का वही होगा जो मेरा हुआ था। उसे सड़क पर संघर्ष करना होगा ताकि वह जान सके कि रोटी की कीमत क्या होती है। तुमने उसे जहर पिलाया, अब वह जहर उसे खुद ही पचाना होगा। अनन्या ने अपने मैनेजर को बुलाया और कहा, इस घर की हर ईंट को पवित्र किया जाए। वह पुरानी रसोई जहां मैं रहती थी, उसे तोड़कर एक पुस्तकालय बनाया जाए। और इन लोगों का सामान बाहर फेंक दो। अनन्या छत पर खड़ी होकर डूबते सूरज को देख रही थी। उसे याद आया कि कैसे इसी छत से राजेश ने उसका संदूक नीचे फेंका था। आज उसने अपना घर वापस पा लिया था, लेकिन उसके दिल में खुशी नहीं थी, बस एक शांत संतुष्टि थी कि न्याय हो चुका था। सिंघानिया मेंशन से निकाले जाने के बाद राजेश, माया और अर्जुन शहर के एक घटिया और सीलन भरे चाल के कमरे में रहने को मजबूर थे। जिस राजेश ने कभी रेशमी बिस्तरों के नीचे पैर नहीं रखे थे, आज वह फटी हुई चटाई पर सो रहा था। माया सिंघान की आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी,
लेकिन उसका अहंकार अभी भी नहीं टूटा था। वह हर समय अनन्या को कोसती रहती थी, यह भूलकर कि उसकी अपनी करनियों ने उसे इस हाल में पहुंचाया था। अनन्या ने अब अपना अगला और अंतिम प्रहार करने का फैसला किया। उसने अपने वकील और जासूसों की टीम को आदेश दिया कि वे सिंघानिया फार्मा के उन गुप्त खातों का पर्दाफाश करें जिनमें पिछले 10 सालों से हेरफेर हो रही थी। उसे पता था कि राजेश ने सरकारी टेंडरों को हासिल करने के लिए भारी रिश्वत दी थी और दवाओं के परीक्षण डेटा में फर्जीवाड़ा किया था। एक सुबह जब पूरा शहर जाग ही रहा था, नागा ऑर्गेनिक्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। अनन्या ने नकाब उतार दिया था और वह पूरी दुनिया के सामने अपनी असली पहचान के साथ खड़ी थी। उसने मंच पर वे मूल दस्तावेज पेश किए जो दादाजी ओमकार ने अपनी डायरी के साथ उसे सौंपे थे। इन दस्तावेजों में राजेश के उन सभी अपराधों का ब्यौरा था जिन्हें ओमकार जी ने मरने से पहले रिकॉर्ड किया था। अनन्या की आवाज पूरी कॉन्फ्रेंस में गूंज उठी। सिंघानिया फार्मा ने केवल व्यापार नहीं किया, उसने मासूमों की जान के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने बच्चों के सिरप में जहरीले रसायनों का इस्तेमाल किया ताकि मुनाफा बढ़ सके। राजेश सिंघानिया ने मेरे ससुर यानी अपने ही पिता को भी नहीं बख्शा और उनकी दवाइयां बदल दी थीं। जैसे ही यह खबर फैली, स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिंघानिया फार्मा का लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया। कंपनी के शेयरों की कीमत शून्य हो गई। उसी समय प्रवर्तन निदेशालय एड और पुलिस की एक टीम उस चाल के कमरे में पहुंची जहां राजेश छिपा हुआ था। पुलिस ने राजेश की कलाई में हथकड़ी लगा दी। राजेश चिल्लाने लगा, यह सब झूठ है। वह औरत मुझसे बदला ले रही है। वह पागल है। लेकिन पुलिस अधिकारी ने उसे धक्का देते हुए कहा, चुप रहो। तुम्हारे अपने पिता की लिखी गवाही और नागा ऑर्गेनिक्स द्वारा दिए गए सबूत काफी हैं। तुमने देश के स्वास्थ्य के साथ गद्दारी की है। जब राजेश को पुलिस की वैन में ले जाया जा रहा था, अनन्या अपनी कार से वहां पहुंची। उसने गाड़ी का शीशा नीचे किया और राजेश की आंखों में देखा। राजेश ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, अनन्या, मुझे बचा लो। मैं तुम्हारा पति हूं। मैं जेल में मर जाऊंगा। अनन्या ने ठंडे स्वर में कहा, तुमने खुद ही अपनी जेल चुनी थी राजेश, उस दिन जब तुमने मुझे वायनाड की जहरीली मिट्टी में फेंका था। आज कानून तुम्हें वही सजा दे रहा है जो तुमने हजारों मरीजों को दी है। तुम्हारे लिए मेरे दिल में अब घृणा भी नहीं बची, सिर्फ एक गहरा खालीपन है। माया सिंघानिया बदहवास होकर पुलिस की गाड़ी के पीछे भागने लगी, लेकिन वह सड़क पर गिर पड़ी। अर्जुन अपनी दादी को उठाने के लिए दौड़ा, लेकिन उसकी आंखों में अब वह घमंड नहीं था। उसने अपनी मां को दूर जाते देखा और पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया है। जेल की काल कोठरी में राजेश को वह एहसास हुआ जिसे उसने कभी नहीं समझा था। उसे वही घटिया खाना दिया गया जो अनन्या को कभी बचा खुचा मिलता था। उसे जमीन पर सोना पड़ा। हर रात उसे उन सांपों की फुफकार सुनाई देती थी जिनसे अनन्या ने नागा गुफा में मुकाबला किया था। वह धीरे धीरे मानसिक रूप से टूटने लगा। इधर अनन्या ने सिंघानिया फार्मा की सभी संपत्तियों को अपनी कंपनी में शामिल कर लिया। उसने घोषणा की कि वह उन सभी परिवारों को मुआवजा देगी जो सिंघानिया फार्मा की नकली दवाओं के शिकार हुए थे। उसने कंपनी का नाम बदलकर ओमकारन फाउंडेशन रख दिया। एक शाम अनन्या उसी पुरानी रसोई में गई जिसे उसने अब एक पवित्र स्थान बना दिया था। उसने वहां एक दिया जलाया और दादाजी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़े। उसने महसूस किया कि उसका प्रतिशोध अब लगभग पूरा हो चुका था, लेकिन एक आखिरी चीज अभी भी बाकी थी, अर्जुन का प्रायश्चित। अनन्या ने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और कहा, अर्जुन पर नजर रखो। जब वह अपनी भूख और मेहनत से पहली रोटी कमाए तब मुझे बताना।
उससे पहले मैं उसे अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। राजेश सिंघानिया अब आर्थर रोड जेल की एक काल कोठरी में बंद था, जहां उसे वही कड़वा और घटिया खाना मिलता था जिसे उसने कभी अनन्या के सामने फेंक दिया था। माया सिंघानिया की आंखों की रोशनी लगभग जा चुकी थी और वह अंधेरे कमरे में बैठी केवल दीवारों से बातें करती थी। उनके पास अब न नौकर थे, न सम्मान और न ही भविष्य। लेकिन अनन्या का असली न्याय अभी भी बाकी था, और वह था अपने बेटे अर्जुन का हृदय परिवर्तन। अनन्या ने आदेश दिया था कि अर्जुन को एक पैसा भी न दिया जाए। अर्जुन को अब मुंबई की सड़कों पर भूखे पेट भटकना पड़ा। जिस लड़के ने कभी सोने की थाली के बिना खाना नहीं खाया था, उसे अब एक ढाबे पर बर्तन मांजने का काम करना पड़ा। उसे दिन भर की मेहनत के बाद केवल 2 सूखी रोटियां और कुछ रुपए मिलते थे। ढाबे का मालिक उसे गाली देता और उसे बेकार लड़का कहकर पुकारता था। एक रात जब अर्जुन ढाबे के बाहर फुटपाथ पर सोया था, उसे अपनी माँ की याद आई। उसे याद आया कि कैसे उसकी माँ पूरी रात जागकर उसके लिए पराठे बनाती थी और उसकी हर जिद पूरी करती थी। उसने अपनी जेब से अपनी माँ की उस पुरानी सोने की चूड़ी का एक जला हुआ टुकड़ा निकाला जिसे उसने दिवाली की रात आग में फेंका था। उसने उसे अपनी आंखों से लगाया और फूट फूट कर रोने लगा। अर्जुन को समझ आया कि माया और राजेश ने उसे केवल नफरत सिखाई थी, जबकि उसकी माँ ने उसे केवल प्यार दिया था। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह अपनी माँ से तब तक नहीं मिलेगा जब तक वह अपनी मेहनत से अपनी पहचान न बना ले। 3 महीने बीत गए। अर्जुन ने दिन रात मेहनत की। उसने ढाबे के काम के साथ साथ रात में अखबार बांटना भी शुरू किया। उसने अपनी पहली असली कमाई, जो कुल 500 रुपए थी, अपनी फटी हुई जेब में सुरक्षित रखी। उसने वे कपड़े पहने जो उसे एक गुरुद्वारे से दान में मिले थे। वह पैदल चलकर सिंघानिया मिशन के गेट पर पहुंचा। गेट पर खड़े सुरक्षा गार्डों ने उसे पहचान लिया और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अनन्या ने ऊपर से देख लिया था। उसने इशारा किया कि उसे अंदर आने दिया जाए। अर्जुन हॉल में दाखिल हुआ। वहां सब कुछ बदल गया था। घर में अब शराब की गंध नहीं, बल्कि धूप और अगरबत्ती की खुशबू थी। अनन्या सोफे पर बैठी थी, उसके चेहरे पर एक राजसी गरिमा थी। अर्जुन उसके पैरों में गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं अंधा था। मैंने उस औरत और उस आदमी की बातों में आकर अपनी ही जन्नत को आग लगा दी थी। माँ, देखो, यह मेरी पहली कमाई है। मैंने इसे बर्तन मांजकर कमाया है। अर्जुन ने वे पसीने से भीगे हुए 500 रुपए अनन्या के चरणों में रख दिए। अनन्या की आंखों में पहली बार नमी आई। उसने अर्जुन को ऊपर उठाया और उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया। अर्जुन, यह तमाचा जो मैंने उस दिन तुम्हें मारा था, वह नफरत से नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के उस झर को निकालने के लिए था जो माया ने भरा था। आज तुम सिंघानिया के वारिस बनकर नहीं, बल्कि मेरे बेटे बनकर आए हो। तभी माया सिंघानिया एक फटे हुए कंबल में लिपटी हुई वहां पहुंची। वह लगभग भीख मांगते हुए चिल्लाई, अनन्या, मेरे बेटे को जेल से निकालो। अर्जुन को उसका हक दो। यह सब तुम्हारा नहीं है, यह हमारे खानदान का है। अनन्या ने माया की ओर देखा। माया जी, खानदान वह होता है जो सम्मान से चलता है, अहंकार से नहीं। राजेश को वही सजा मिल रही है जो उसने हजारों लोगों को दी है। कानून अपना काम करेगा। और जहां तक आपका सवाल है, मैं आपको सड़क पर नहीं छोड़ूंगी। अनन्या ने एक कागज निकाला। मैंने आपके लिए वायनाड की उसी पहाड़ी पर एक छोटा सा वृद्धाश्रम बनवाया है, जहां आपने मुझे मरने के लिए भेजा था। आप वहीं रहेंगी। आप वही मिट्टी देखेंगी
वही हवा महसूस करेंगी और हर दिन पश्चाताप करेंगी। वहां आपको सादा खाना और सिर छुपाने की जगह मिलेगी, लेकिन सिंघान का नाम और वैभव कभी नहीं। माया सिंघानिया सन्न रह गई। जिस जमीन को उसने मृत्यु की घाटी कहा था, अब वही उसका आखिरी ठिकाना होने वाली थी। यह एक ऐसा चक्र था जो अब पूरा हो चुका था। अनन्या ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और उसे दादाजी ओमकार की तस्वीर के पास ले गई। बेटा, आज से तुम्हारा नाम अर्जुन सिंघानिया नहीं, बल्कि अर्जुन अनन्या होगा। तुम मेरी कंपनी में एक साधारण कर्मचारी की तरह काम शुरू करोगे। तुम्हें अपनी योग्यता साबित करनी होगी। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, हाँ मां। मैं अब धूल से सोना बनाना सीखूंगा, ठीक वैसे ही जैसे आपने किया। अनन्या ने खिड़की के बाहर देखा। मुंबई की बारिश शुरू हो गई थी। उसे लगा जैसे आज उसका 30 साल पुराना बोझ धुल गया हो। उसका बदला पूरा हो चुका था, लेकिन यह बदला विनाश का नहीं, बल्कि निर्माण का था। उसने अपनी मां की चूड़ी का वह टुकड़ा अपनी कलाई पर बांध लिया, जो अब उसके लिए दुनिया के सबसे कीमती हीरे से भी बढ़कर था। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा। 1 साल बीत गया। मुंबई की सड़कों पर अब सिंघानिया फार्मा का नामो निशान नहीं था। उसकी जगह अनन्या ओमकार ग्लोबल के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे थे। यह कंपनी अब केवल भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में कैंसर और लाइलाज बीमारियों के लिए नागा संजीवनी का निर्यात कर रही थी। अनन्या अब केवल एक सफल व्यवसायी नहीं थी, बल्कि उसे गरीबों की मसीहा के रूप में जाना जाता था। उसने मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा मुफ्त अस्पतालों और अनाथालयों के लिए दान कर दिया था। जेल की सलाखों के पीछे राजेश सिंघानिया की हालत दयनीय हो चुकी थी। उसे वही असाध्य चर्म रोग हो गया था जिसकी दवा उसकी कंपनी नकली बनाती थी। उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे और जेल के अस्पताल में उसे वही साधारण सुविधाएं मिल रही थीं जो किसी भी आम कैदी को मिलती हैं। एक रात राजेश ने जेल की दीवार पर कोयले से अनन्या नाम लिखा और अपनी अंतिम सांस ली। उसकी मृत्यु की खबर जब अनन्या को मिली तो उसने केवल अपनी आंखें बंद कीं और एक लंबी गहरी सांस ली। उसने राजेश का अंतिम संस्कार एक लावारिस की तरह नहीं होने दिया, बल्कि उसे हिंदू रीति रिवाज से विदा किया, लेकिन वह खुद वहां नहीं गई। उसने अपने अतीत के उस अध्याय को हमेशा के लिए बंद कर दिया था। माया सिंघानिया अब वायनाड की उसी मौत की घाटी में बने वृद्धाश्रम में रह रही थी। उसकी आंखों की रोशनी पूरी तरह जा चुकी थी। वह हर दिन उसी बंजर जमीन की धूल को अपने हाथों में उठाती और रोती रहती। उसे हर समय वह दृश्य याद आता जब उसने अनन्या को घर से निकाला था। वह अब सिकोड़कर एक कोने में बैठी रहती और उसे विक्षिप्त अवस्था में सफेद सोना चिल्लाते हुए सुना जा सकता था। अनन्या ने उसके लिए भोजन और दवा की व्यवस्था की थी, लेकिन वह उससे कभी मिलने नहीं गई। उसने माया को उसके अपने ही बनाए नरक में छोड़ दिया था। अर्जुन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने कंपनी के गोदामों में बोरे ढोने से लेकर मार्केटिंग तक का काम पूरी निष्ठा से किया। अनन्या ने उसे कोई विशेष छूट नहीं दी थी। वह बस से दफ्तर जाता और अपनी मेहनत की कमाई से अपना खर्च चलाता। एक शाम अनन्या ने उसे अपने केबिन में बुलाया और उसे नागा ऑर्गेन के नए शोध केंद्र का प्रमुख नियुक्त किया। अनन्या ने अर्जुन की आंखों में देखा और उसे वह पुरानी जली हुई चूड़ी का टुकड़ा सौंप दिया। अनन्या ने कहा, अर्जुन, यह चूड़ी अब तुम्हारे पास रहनी चाहिए। यह तुम्हें हमेशा याद दिलाएगी कि घमंड इंसान को कहाँ ले जाता है और संघर्ष उसे कहाँ पहुंचाता है। सिंघानिया साम्राज्य धूल में मिल गया, लेकिन अनन्या का आत्मसम्मान आज आसमान छू रहा है। अर्जुन ने उस टुकड़े को चूमा और अपनी मां के पैर छुए। मां, आपने मुझे सिर्फ जीवन नहीं दिया,
बल्कि मुझे मनुष्य बनाया है। मैं वचन देता हूं कि मैं इस साम्राज्य का उपयोग केवल लोगों की सेवा के लिए करूंगा। कहानी के अंत में अनन्या एक बार फिर वायनाड की उसी ऊंची पहाड़ी पर खड़ी थी जहां उसने पहली बार नागा संजीवनी की खोज की थी। सूरज डूब रहा था और आसमान का रंग गहरा नारंगी और लाल हो गया था। हवा में गंधक की वही पुरानी महक थी, लेकिन अब वह अनन्या को डराती नहीं थी। उसे लगा जैसे दादाजी ओंकार उसके पीछे खड़े होकर मुस्कुरा रहे हों। अनन्या ने पहाड़ी की चोटी से नीचे देखा जहां हजारों नागा संजीवनी के पौधे नीली रोशनी में चमक रहे थे। उसने महसूस किया कि उसका 30 साल का संघर्ष, वह अपमान, वह दर्द और वह प्रतिशोध अब एक शांत समुद्र में बदल चुका था। उसने अपना नकाब उतारकर हवा में उड़ा दिया। उसने धीमी आवाज में खुद से कहा, मेरा नाम अनन्या है। मैं किसी की दासी नहीं, किसी की परछाई नहीं। मैं इस मिट्टी की बेटी हूं और आज मैं पूरी तरह स्वतंत्र हूं। वायनाड की उन पहाड़ियों में अब अनन्या की सिसकियां नहीं, बल्कि उसकी सफलता की गूंज थी। उसने दुनिया को दिखा दिया था कि कर्म का चक्र कभी नहीं रुकता। जिसने दूसरों के लिए गड्ढा खोदा, वह खुद उसमें गिर गया, और जिसे धूल समझकर रौंदा गया, वही एक दिन पहाड़ बनकर खड़ा हो गया। अनन्या ने अपनी डायरी बंद की और अपनी मां की असली सोने की चूड़ी को सूरज की आखिरी रोशनी में चमकते हुए देखा। उसका सफर पूरा हो चुका था। वह अब प्रतिशोध की आग से निकलकर शांति के शीतल जल में पहुंच चुकी थी। यह एक ऐसी जीत थी जिसमें कोई हारने वाला नहीं बचा था, क्योंकि बुराई खुद ही अपने भार से दबकर नष्ट हो गई थी।